Hello dear teachers, welcome to the YouTube channel Teachership. Today we are going to do lesson number 7 जो कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें हम लोग इस लेसन के थ्योरी प्लस MCQs करेंगे जो आपके CGT लिया गया है। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि कुछ साथियों का कमेंट आया था कि सर आप हिंदी में कम बोलते हैं और ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं। तो इसके पीछे कारण होता है कि आपको कम समय में ज़्यादा अच्छा कंटेंट दिलाने की कोशिश करता है। टॉपिक लंबा था इसलिए मैं उसको सोचा कि जल्दी जल्दी करके आपको समझाते जाऊं। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्योंकि कंटेंट बहुत बढ़िया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को हिंदी के वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी के जो वर्ड्स हैं उनको हिंदी में भी समझाते जाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, मतलब मूल्यांकन करना जो भी हमारे लैंग्वेज के प्रोफिशिएंसी है, दक्षताएं हैं, लैंग्वेज की दक्षताएं हैं, उनका हम लोग कैसे मूल्यांकन करें, जिसमें LSRW आते हैं। इन सभी को हम लोग कैसे बच्चों का मूल्यांकन करेंगे तो बारी बारी करके देखेंगे सभी स्किल्स का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? लैंग्वेज स्किल्स आर नॉट लर्नड इन आइसोलेशन, कभी भी पृथक करके नहीं सीखा जा सकता लैंग्वेज को। उसको हम लोग इंटीग्रेटेड सीखते हैं। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब है एकीकृत के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे LSRW है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो उसको हम एक एक करके बारी बारी करके नहीं पढ़ेंगे, उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे, उसको एक साथ पढ़ा जाता है। 2 प्रकार के स्किल होते हैं, सभी जानते हैं, रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव में आते हैं सुनना और पढ़ना जो कि इनपुट होता है, और प्रोडक्टिव होता है जिसमें हम लोग उत्पादन करते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं और लिख करके किसी भी अपने संदेश को सामने तक पहुंचाते हैं। ये नेचुरल ऑर्डर क्या होता है हम सभी जानते हैं। और सभी क्लासरूम में क्या होना चाहिए? ओवरलैप होना चाहिए, एक दूसरे से ओवरलैप होकर के चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिसनिंग का देखते हैं। लिसनिंग को हम लोग कैसे इवोल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे बच्चों का। लिसनिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। लिसनिंग क्या है? एक्टिव प्रोसेस है जिसमें डिकोडिंग साउंड होता है। हम लोग जो भी साउंड है उसको डिकोड करेंगे, समझ बनाएंगे, व्याख्या करेंगे कि वो साउंड क्या है, किस तरीके से डिकोड होगा, उसको तोड़ते हुए जाएंगे और अपना समझ बनाएंगे। और वहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे? मीनिंग बनाएंगे, अर्थ निकालेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। केवल हियरिंग नहीं होता लिसनिंग का मतलब। हियरिंग जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये जो है साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। अब देखो क्या चीज़ इवोल्यूएट करना है रीडिंग में, लिसनिंग में हम लोग को। तो सबसे पहले जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड, मतलब जो अलग अलग साउंड आ रहे हैं उसको हमको विभेदीकरण करना आना चाहिए। हमको समझ बनाना आना चाहिए कि उसके बीच में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, अंतर पैदा करना आना चाहिए कि कौन सा साउंड जो है हमारे मतलब का है और कौन सा नहीं है। जैसे सीप है और सीप है, तो दोनों के बीच में हम लोग को विभेदीकरण करना आना चाहिए। इस चीज़ का इवोल्यूशन करना चाहिए, बच्चों में मूल्यांकन करना चाहिए। लिसनिंग फॉर जिस्ट, बच्चे जो हैं सार के लिए पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे, इसका हम लोग को मूल्यांकन करना होता है कि मेन आइडिया क्या चीज़ है स्टोरी का या आइडियो क्लिप का, उसके बारे में हमको आकलन करना आना चाहिए। अगला है लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चा जो है पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, कि विशेष कोई जानकारी है उसके लिए, तो उसका मूल्यांकन करना होता है। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, बच्चे जो हैं जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उस चीज़ को बच्चे जो है समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और उसके हिसाब से कमांड क्रिया कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ का हम लोग को मूल्यांकन करना होता है। असेसमेंट टूल्स क्या क्या हैं? क्या क्या टूल्स हैं, एक्टिविटी से गतिविधियाँ हैं जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों की लिसनिंग को हम लोग इवोल्यूएट कर पाएंगे, हम लोग उनका मूल्यांकन कर पाएंगे। तो सबसे पहले डिक्टेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इमला लेखन बोल सकते हैं, सूत्र लेखन बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग स्पेलिंग को देखते हैं। रिकॉग्नाइजेशन, बच्चे जो हैं उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, या अंतर कर पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ देखेंगे। जो भी स्पोकन वर्ड्स हैं, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा स्टोरी रीटेलिंग। स्टोरी रीटेलिंग का मतलब होता है कि जो भी कहानी सुनाया गया है उसको बच्चों को बोलेंगे कि आप फिर से उस कहानी को सुनाइए अपने शब्दों में सुनाइए, ताकि हम लोग ये इवोल्यूएट कर पाएंगे, ये मूल्यांकन कर पाएंगे कि बच्चे ने अच्छे से सुना है कि नहीं। अगर सुना होगा तो अपने शब्दों में इस कहानी को फिर से बता पाएंगे। अगला होता है टोटल रिस्पॉन्स, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है, TPR बोलते हैं जिसको। मतलब इसका मतलब है कि बच्चे जो हैं फिजिकली जो कुछ भी बोला जा रहा है उसको रिस्पॉन्ड, क्रिया कर पा रहे हैं कि नहीं, अनुक्रिया दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं फिजिकली। जैसे कि हमने बोला स्टैंड अप, टच योर नोज, तो बच्चे जो हैं स्टैंड अप बोलने पे खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। टच योर नोज बोल रहे हैं तो वो जो है अपना नोज़ को टच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये एक तरीका होता है जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं लिसनिंग का।
अब अगला जो स्किल है ये है इवोल्यूएटिंग स्पीकिंग। बच्चे जो हैं कैसे बोल रहे हैं, जो कि एक्सप्रेसिव स्किल होता है, तो बोलते हैं तो हम लोग उसको किस प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं। स्पीकिंग इज़ ऑफन द हार्डेस्ट टू इवोल्यूएट ऑब्जेक्टिवली। स्पीकिंग को हम लोग को इवोल्यूएट करना, मूल्यांकन करना थोड़ा सा हार्डेस्ट होता है। द फोकस इज़ ऑन कम्युनिकेशन नॉट जस्ट परफेक्ट ग्रामर। इसमें किसके फोकस किया जाता है, कम्युनिकेशन को, बच्चे जो है विचार का विनिमय कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, केवल ग्रामर को नहीं देखना होता है। क्या चीज़ इवोल्यूएट करते हैं, क्या चीज़ का मूल्यांकन करते हैं स्पीकिंग में हम लोग, तो सबसे पहला होता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है धारा प्रवाह, जो बच्चे हैं बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। फ्लो ऑफ स्पीच विदाउट ऑकवर्ड पॉज, बिना किसी असामान्य तौर पे रुकना बच्चों का, कि एक फ्लो में धारा प्रवाह पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़, इसका हम लोग इवोल्यूशन करते हैं। अगला है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण कैसे कर पा रहे हैं बच्चे, उच्चारण संबंधी हम लोग मूल्यांकन करते हैं, जिसमें करेक्ट आर्टिकुलेशन, जो बोले उसको सुस्पष्ट बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है हम लोग का, इस चीज़ का हम लोग मूल्यांकन करते हैं। इंटोनेशन में होता है कि आवाज़ में उतार चढ़ाव सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आवाज़ का उतार चढ़ाव के बारे में बात किया जाता है। वोकैब क्या करते हैं, वोकैब मतलब शब्दावली, बच्चे सही शब्द का उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कोहेरेंस, कोहेरेंस मतलब होता है कि लॉजिकल कनेक्शन है कि नहीं है, जो भी सेंटेंस बोला जा रहा है बच्चों में, उसमें जो है तर्क संगत क्या होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, उसमें कनेक्शन सही जमना चाहिए। ये कोहेरेंस का मतलब यही होता है कि बच्चे जो तर्क संगत दो सेंटेंस बोले हैं और दोनों के बीच में सही तर्क बैठ रहा है कि नहीं बैठ, इस चीज़ का हम लोग मूल्यांकन करेंगे। कैसे करेंगे, एक्टिविटीज़ और टूल्स क्या क्या है, साधन क्या क्या है। रोल प्ले होता है सबसे पहले। रोल प्ले का मतलब होता है कि बच्चे जो हैं आपको नाटक करके दिखाएंगे या फिर किसी का भूमिका करके दिखाएंगे। जैसे हम लोग शॉपकीपर कस्टमर के बारे में एक सिचुएशन दे सकते हैं और बच्चे जो उसमें बातचीत करेंगे, इसके माध्यम से कर सकते हैं। पिक्चर का डिस्क्रिप्शन, जो भी आप एक सामने एक पिक्चर रख देंगे बच्चों को, उसको उसके बारे में बच्चों को बातचीत करने के लिए बोलेंगे। बताइए जैसे हाथी, शेर, घोड़ा, स्ट्रिप से दे दिया गया, पिक्चर में जंगल दिखाया गया और बच्चों को बोलेंगे कि चलिए इसके बारे में बात कीजिए, तो बच्चे जो है उसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। एक्सटेम्पोर होता है, एक्सटेम्पोर मतलब होता है स्पीकिंग ऑन टॉपिक विदाउट प्रिपरेशन। टेस्ट फ्लुएंसी, इसमें टेस्ट का फ्लुएंसी देखा। एक्सटेम्पोर का मतलब बोल सकते हैं तत्कालिक भाषण। तत्कालिक टिप का सिचुएशन रखेंगे जिसमें बच्चे जो हैं एक सडनली हम उसको टॉपिक देंगे, एक कोई सा भी टॉपिक देंगे, बिना तैयारी के आएंगे बच्चे, विदाउट प्रिपरेशन, और उस टॉपिक में उनको बोलना होगा। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे हम लोग उनको फ्लुएंसी चेक कर सकते हैं। इंटरव्यूज ले सकते हैं एक करके बच्चों से कन्वर्सेशन करके, जिससे बच्चे जो हैं बोलने में कितने अच्छे हैं हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला है इवोल्यूएटिंग रीडिंग। कैसे हम लोग रीडिंग को, पढ़ना को, बच्चों का जो पढ़ाई है उसको हम लोग कैसे हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं, जिसमें रीडिंग इन्वॉल्व डिकोडिंग सिम्बॉल। जो भी सिम्बॉल्स है उसको डिकोड करना आना चाहिए, व्याख्या करना आना चाहिए, उनको तोड़ना आना चाहिए कि क्या चीज़ें बोला जा रहा है। डिराइविंग मीनिंग, वहाँ से हम उनको बच्चे को मीनिंग निकालना आना चाहिए कि जो चीज़ें पढ़े हैं उसका अर्थ क्या निकल रहा है, क्या चीज़ बोला जा रहा है। इट डिवाइडेड इंटू रीडिंग अलाउड। दो प्रकार के रीडिंग होता है, जिसमें रीडिंग अलाउड होता है, कहने का मतलब है जोर जोर से पढ़ना, जिसमें हम लोग प्रोनाउंसिएशन को फोकस में रखते हैं। अगला है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग मतलब होता है मौन वाचन बोल सकते हैं। इसमें हम लोग किसका मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे जो है समझ बना पा रहे कि नहीं समझ, कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। क्या चीज़ का इवोल्यूएट करते हैं हम लोग, तो डिकोडिंग, बच्चे जो डिकोड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को। एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली, सही तरीके से सुस्पष्ट तरीके से हम लोग उस चीज़ को डिकोड समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, इसका हम लोग क्या करेंगे, इवोल्यूएट करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन, समझ बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे बच्चे, इसका देखेंगे। स्कैनिंग, स्कैनिंग मतलब होता है, आप सभी जानते हैं या प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चे जो है पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। स्कीमिंग मतलब भी होता है रीडिंग क्विकली, और उसके लिए जनरल आइडिया के लिए फास्ट पढ़ना होता है, जिसमें बच्चे जो है जनरल आइडिया निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे, ये सभी का मूल्यांकन करेंगे। अगला जो है असेसमेंट टूल्स एक्टिविटीज़, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चों का, टूल्स क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है। तो क्लोज टेस्ट होता है। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो टेस्ट होते हैं, आपको वर्ड्स लिखे रहेंगे, वर्ड्स लिखे रहेंगे और बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा जहाँ पे भरना होगा। तो पाँचवा छठवां ऐसे वर्ड्स को हम लोग छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, जिससे बच्चे जो है वहाँ पे सही शब्द डालना सीखेंगे। तो क्लोज टेस्ट बोला जाता है इसको। इससे हम लोग वोकैब को टेस्ट करते हैं, हम लोग शब्दावली का देखते हैं, बच्चों को सिंटेक्स किस सही प्रकार से बच्चे जो हैं सेंटेंस में शब्दों को जमा पा रहे कि नहीं जमा पा रहे हैं, इस चीज़ का हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। रीडिंग अलाउड, बच्चों को जोर से पढ़ करके बोलेंगे, जिससे हम लोग उनके पॉज, स्ट्रेस, इंटोनेशन को चेक कर पाएंगे। अगला है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। आप एक टॉपिक दे देंगे,
या एक रीडिंग के लिए उन लोग को एक सोर्स दे देंगे जिसको बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद बच्चे को बोला जाएगा कि चलिए बेटा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और बच्चों को उसका आंसर देना होगा। तो ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन का उपयोग कर सकते हैं बच्चों का मूल्यांकन के लिए। अगला है वोकैब टेस्टिंग, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, इस प्रकार के शब्द लिखने को बोलेंगे, जिससे उन लोग का वोकैब को टेस्ट कर सकते हैं। इवोल्यूएटिंग राइटिंग जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल होता है, लैंग्वेज स्किल होता है। इसमें किस तरीके से हम लोग बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। रिकर्सिव प्रोसेस मतलब हम लोग सोचते हैं, लिखते हैं, फिर वापस सोचते हैं, फिर लिखते हैं, इस टाइप का प्रोसेस चलता है। इसमें क्या चीज़ का इवोल्यूएट करना होता है राइटिंग स्किल में, कंटेंट को देखा जाता है, संदर्भ, सही संदर्भ में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं बच्चे। जैसे गाय का निबंध लिखने को बोला जा रहा है तो बच्चे जो हैं उनमें किस प्रकार के संदर्भ लिख रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, मैसेज क्लियर है कि नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठित कर पा रहे हैं कि संगठन में अच्छे हैं कि नहीं है बच्चे, ये देखेंगे कि शब्दों को और जो भी उनके आइडियाज़ हैं उनको लॉजिकली रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। तो ये रखना, लॉजिकली सीक्वेंस में रखना क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, संगठन कहलाता है। ग्रामर और सिंटेक्स को देखेंगे, ग्रामर में कैसे हैं बच्चे। सिंटेक्स मतलब होता है कि सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको सही सीक्वेंस में बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, बीच में हेल्पिंग वो कहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये क्या होता है, सही सीक्वेंस में जमाना सेंटेंस को क्या कहलाता है, सिंटेक्स कहलाता है। मैकेनिक्स देखेंगे, जिसमें हम मैकेनिक्स में स्पेलिंग देखेंगे, पंक्चुएशन देखेंगे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इस टाइप के जो भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनको सही तरीके से बच्चे लगा पा रहे हैं कि नहीं। कैपिटलाइजेशन देखेंगे कि कैपिटल लेटर्स को कहाँ पे लिखना है, सही तरीके से लिखेंगे नहीं लिखें, इसका हम लोग इवोल्यूशन करेंगे। हैंड राइटिंग को देखेंगे बच्चों का इवोल्यूएट करते समय राइटिंग में। लेजिबिलिटी मतलब कितना सुस्पष्ट लिखते हैं बच्चे, सुस्पष्ट, कितना अच्छा राइटिंग है, जिसमें प्रॉपर हम लोग का क्या होना चाहिए, स्पेसिंग होना चाहिए, सही तरीके से स्पेस का यूज़ करना आना चाहिए। टूल्स क्या क्या हैं, कैसे हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं राइटिंग स्किल का। तो सबसे पहला है गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग में क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्टोरी, एक छोटा सा हिस्सा दे देंगे कहानी का, और बाकी जो कहानी है उसको बच्चे को बोलेंगे कि इसको कंप्लीट कीजिए, तो इससे क्या है बच्चों का असेसमेंट किया जा सकता है। अगला है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग दे देंगे, एक टॉपिक दे देंगे जिसमें ऐसे डायरी एंट्रीज या लेटर्स पत्र लिखने को बोल देंगे, बच्चों को लिखेंगे। अगला है डिक्टेशन, इमला लेखन कर सकते हैं, जिससे बच्चों का राइटिंग टेस्ट किया जा सकता है, स्पेलिंग वगैरह सही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, इसका चेक कर सकते हैं। अगला है सीसी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को कैसा इवोल्यूशन लेना है और कितने क्या चीज़ का लेना है, इस चीज़ के बारे में चर्चा किया। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो सीसी को देखते हैं। सीसी का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इसका जो है 2 पिलर होता है, 2 स्तंभ होते हैं बोल सकते हैं। पहला होता है कंटिन्यूस, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि मूल्यांकन कब लिया जाएगा, और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जानते हैं सभी, व्यापकता देखते हैं, इसका मतलब होता है व्यापक, इसका मतलब होता है सतत। इसमें हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव जो चीज़ें हैं, क्या चीज़ का हम लोग को मूल्यांकन लेना है, 2 चीज़ें से मिलकर बना है। कंटिन्यूस को हम लोग देख सकते हैं कि कंटिन्यूस में कब कब लेना है, तो कैसे लेना है, तो इसमें 2 सेक्शन बांट सकते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव में क्या है, 40% स्कोरिंग पार्ट होता है और इसका होता है 60%। फॉर्मेटिव में ये कब चला जाता है, ये फॉर लर्निंग के लिए होता है, फॉर लर्निंग के टाइम पे या ड्यूरिंग लर्निंग के लिए और ड्यूरिंग लर्निंग के टाइम पे होता है। इसमें हम लोग किस सीक्वेंस में लेते हैं, तो ये इसमें 4 प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, FA1, FA2, FA3 और FA4। ये हम लोग का क्या होता है, 4 एग्ज़ाम होते हैं, सब में 10-10% होंगे, 10-10%। समेटिव असेसमेंट होता है, ये क्या सीखें बच्चे, तो ऑफ लर्निंग समेटिव मतलब मूल्यांकन इसका सीखा हुआ का मूल्यांकन करना। सीखा हुआ का मूल्यांकन ऑफ लर्निंग, ये क्या होता है, एंड में होता है, सेशन के एंड में होता है। इसमें क्या कहते हैं, 2 एग्ज़ाम लिया जाता है, इसका जो वेटेज होता है 60% होता है। तो इसका 2 स्टेप में होता है एग्ज़ाम, SA1, SA2। SA1 का होता है 30%
और SA2 का होता है 30%। तो ऐसे करके कुल मिला के 60% का होता है। और ओवरऑल सीक्वेंस पूछा जाए किस सीक्वेंस में होता है, तो सबसे पहले होता है FA1 एग्ज़ाम होगा, फिर FA2 होता है, उसके बाद बीच में होगा SA1। यहाँ से हम लोग का 50% लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और ये जो है इसके बाद का चीज़ें जो है नहीं पूछा जाएगा। फिर हम लोग का आता है सेकंड सेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं द्विवार्षिक परीक्षा बोल सकते हैं, या इसी को टर्म 1 एग्ज़ाम भी बोला जाता है। उसके बाद फिर होगा FA3, फिर होगा FA4, फिर लास्ट में होगा SA2। इसको लेते समय SA2 का एग्ज़ाम होगा तो जो SA1 की जो पहले पूछा गया है ये चीज़ें शामिल नहीं होंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये हम लोग का हो गया फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, इसके बारे में देख लिए। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव में क्या चीज़ें देखा जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव में व्यापकता में भी दो ब्रांच बना सकते हैं हम लोग। एक होता है स्कोलास्टिक, जिसको हम लोग शैक्षणिक बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट स्किल को देखते हैं, सब्जेक्ट के स्किल को देखते हैं बच्चों का, कि मैथ्स में कितना परसेंट लेके आए, हिंदी में कितना परसेंट लेके आए, इंग्लिश में कैसे परसेंट। तो ये सब्जेक्ट को हम लोग टेस्ट करते हैं, शैक्षणिक मूल्यांकन बोल सकते हैं। तो ये क्या चीज़ का मूल्यांकन के बारे में बताता है, स्कोलास्टिक शैक्षणिक। इसमें वॉट पूछा गया, तो वॉट मतलब क्या चीज़ों का मूल्यांकन होता है। दूसरा है को स्कोलास्टिक बोल सकते हैं, को स्कोलास्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं गैर शैक्षणिक। इसमें लाइफ स्किल को देखा जाता है, बच्चों का एटीट्यूड देखा जाता है, उनकी अभिरुचि किस में है ये चीज़ देखा जाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बच्चा जो है स्पोर्ट्स में कैसा है, कल्चरल प्रोग्राम में कैसा है, तो ये चीज़ों का हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें रिटन टेस्ट के माध्यम से नहीं किया जाता है, रिटन टेस्ट के माध्यम से नहीं होगा। इसको हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से करते हैं। तो ये हम लोग का CC का ओवरऑल पॉइंट हो गया। 2 पिलर होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस, दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव। और इवैल्यूएशन के बारे में बताते हैं। कंटिन्यूस में बताया जाता है कि कब कब मूल्यांकन लिया जाना है, और कॉम्प्रिहेंसिव में बोला जाता है किस चीज़ का मूल्यांकन लिया जाना है, जैसे स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक हो गया। तो CC के बारे में हो गया। इसी को हम लोग थ्योरी फॉर्म में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो चलिए पढ़ते जाते हैं। CC के तहत इसको IT एक्ट 2009 में CC को मैंडेट किया गया है, कंपलसरी किया गया है। इसमें क्या है, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा जाता है, केवल एक बार एग्ज़ाम लेके नहीं देखा जाएगा। डिकोडिंग के 2 पिलर होते हैं, जैसे हम लोग देखें, एक होता है कंटिन्यूस, जिसको सतत बोला जाता है। इसमें हम लोग क्या चीज़ का कब कब होगा एग्ज़ाम उसके बारे में बात किया जाता है। जिसमें रेगुलरिटी होता है, रेगुलरिटी मतलब एक बार के एग्ज़ाम नहीं होता, इसमें बार बार एग्ज़ाम लेना है बच्चों तो और चलेगा। करेक्शन, इसमें करेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि हमको आइडेंटिफाइंग करना है लर्निंग गैप्स, कहाँ पे सीखने में गैप्स बन रहे हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके हिसाब से डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग होगा। डायग्नोस्टिक में पता लगाते हैं, निदानात्मक बोला जाता है, निदानात्मक, और उसका फिर हम लोग उपचार करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो ये हो गया। ग्रोथ को देखा जाता है, इसमें बच्चों को हम लोग ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं, उसको ग्रोथ को देखा जाएगा बाद बीच बीच में। अगला जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है वॉट, क्या चीज़ का हम लोग मूल्यांकन है। इसमें क्या देखा जाता है, शैक्षणिक को देखा जाता है और गैर शैक्षणिक दोनों क्षेत्र को देखा जाता है, शैक्षणिक क्षेत्र और गैर शैक्षणिक क्षेत्र। तो स्कोलास्टिक एस्पेक्ट में होता है शैक्षणिक क्षेत्र, जिसमें हम लोग देखेंगे इंटेलेक्ट, सब्जेक्ट नॉलेज को देखा जाएंगे कि बच्चे कितना बुद्धि का लेवल क्या है, सब्जेक्ट में कितने हम लोग एक्सपर्ट हैं, और उनका सब्जेक्ट नॉलेज को देखा जाए, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह। असिस्ट वाइवा कैसे असेस करेंगे, तो रिटन टेस्ट होता है, ओरल क्विज से होगा, प्रोजेक्ट से होगा, असाइनमेंट से होगा। को स्कोलास्टिक सेकंड जो होता है, सेकंड को स्कोलास्टिक जिसको हम लोग गैर शैक्षणिक क्षेत्र बोल सकते हैं। इसमें बच्चों को पढ़ाई से संबंधित ना देख करके और जितने भी क्षेत्र हैं जिसमें बच्चे एक्सपर्ट हैं उसको देखा जाता है। लाइफ स्किल हो गया, एटीट्यूड हो गया, फिजिकल हेल्थ हो गया बच्चों का। इसमें लाइफ स्किल में कैसे सोचते हैं बच्चे, कैसे समाजीकरण करते हैं, सो इमोशनल भावात्मक पक्ष क्या है उनका, सभी को देखा जाता है। वर्क एजुकेशन ग्रुप में कैसे काम करते हैं, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में कैसे हैं, डांस में कैसे हैं, गाना गाने में कैसे हैं। एटीट्यूड अभिरुचि और उनकी जो वैल्यूज़ क्या हैं, नैतिकता क्या है, उसको देखा जाता है। इसको कैसे हम लोग एसेस करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग ऑब्जर्व करके देखते हैं, निरीक्षण के माध्यम से चेकलिस्ट बना करके, रेटिंग स्केल दे करके। इसमें नो रिटन एग्जाम, किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होता। अब देखते हैं द ट्रायंगल ऑफ असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है, आज क्लियर हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, पहला होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, नाम से पता चला सीखने के लिए मूल्यांकन। तो जैसे फॉर लगा है तो इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाएगा, ये फॉर्मेटिव होता है नेचर में। फॉर
इस व्हाट डस इट, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए होता है। टीचर को पता चलेगा कि कहाँ पे गैप बन रहा है, उसको कवर करेंगे, और इसमें बच्चे लोग को फीडबैक मिलता है कि उन लोग का सीखा हुआ कहाँ तक सीख पाए हैं, जिससे हम लोग और इम्प्रूव कर सकें। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम पे होता है, मतलब पढ़ाई के सीखने की प्रक्रिया के टाइम पर ड्यूरिंग बोल सकते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में होता है ऑफ यहाँ भी आया है, तो ऑफ से हम लोग बता सकते हैं कि जो सीखा गया है उसका मूल्यांकन करें कि साल भर में बच्चे क्या सीखें। तो ऑफ से हम लोग बोल सकते हैं ऑफिशियल, इसको कैसे याद करेंगे, ऑफिशियल, ऑफिस से ऑफिशियली क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड बनता है, प्रमोशन होता है। जैसे रिपोर्ट कार्ड बनना है, रिपोर्ट देना है और प्रमोशन होना है, क्या करेंगे, हम ऑफिस में जाएंगे। तो ये ऑफ, तो ये समेटिव, इसमें ये होता है समेटिव इस टाइप का होता है, जिसमें एंड एग्ज़ाम होगा, एक बार एग्ज़ाम होगा, उसके हिसाब से हम लोग रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, बच्चों का प्रमोशन करते हैं। इसमें बच्चों को जज किया जाता है कि उनका परसेंट कितना आया, ग्रेड क्या है। असेसमेंट एज लर्निंग, मतलब सीखना, ऐसा मूल्यांकन एक सीखना बोल सकते हैं। तो एस लर्निंग, तो एस लर्निंग, जैसे एस शब्द आ रहा है तो एस मतलब हो गया, एस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्फ बोल सकते हैं। इसे मेटाकोग्निटिव देखा जाता है। बच्चे जो है स्व मूल्यांकन करेंगे, स्व मूल्यांकन करते हैं। स्व मूल्यांकन कहने का मतलब है या तो वो खुद से करेगा या फिर उनके साथी लोग करेंगे, पीयर असेसमेंट, इसको पीयर असेसमेंट बोला जाता है। अगर साथी लोग असेसमेंट करते हैं या खुद करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्व मूल्यांकन बोलेंगे, असेसमेंट एज लर्निंग बोलेंगे। तो ये 3 असेसमेंट हो गए। यहाँ पे निमोनिक्स लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में डल जाएगा। फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग देख चुके हैं। फॉर्मेटिव का कितना 40% जुड़ता है, इसका 60% जुड़ता है, कब कब होता है इसके बारे में भी देखें। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में देखते हैं, डायग्नोस्टिक होता है। डायग्नोस्टिक मतलब निदानात्मक होता है, हम लोग पता लगाएंगे कहाँ पे बच्चों में समस्या है। और फिर उपचारात्मक शिक्षण होता है, उसके माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण करेंगे कि कहाँ पे गैप बना है, ये पता लगाएंगे कि बच्चे क्या चीज़ सीखें, क्या चीज़ नहीं सीखे हैं। फिर जो चीज़ नहीं सीखा गया है उसको हम लोग रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से दूर करेंगे। टाइमिंग क्या होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट किस टाइम पे लिया जाता है, तो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे। टूल्स साधन क्या क्या है, क्विज करा सकते हैं, डिस्कशन करवा सकते हैं, पोर्टफोलियोज के माध्यम से, जो प्रोजेक्ट के माध्यम से, और ओरल क्वेश्चन के माध्यम से। गोल क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इससे हम लोग फीडबैक मिलता है टीचर्स को भी और बच्चों को भी मिलता है। टीचर को ये मिलता है कि उनके टीचिंग स्टाइल में, उनके जो अध्यापन है उसमें क्या क्या बदलाव किया जा सकता है। स्टूडेंट को मिलता है कि क्या चीज़ें जो छूट गया है उसको हमको इम्प्रूव करना है। वेटेज क्या होता है, तो ट्रेडिशनली 40% होता था पहले के समय में, 40% इसका मार्क्स जोड़ा जाता था, जिसमें 4 एफ होंगे, 10% ईच। समेटिव असेसमेंट जो है, इसमें जो है हम लोग इंड एग्जामिनेशन लेते हैं, जिसको इवोल्यूटिव और जजमेंटल। इसका नेचर क्या होता है, इवोल्यूटिव मतलब हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों का, या जज करेंगे, बताएंगे कि बच्चों का ग्रेड क्या है, परसेंट क्या है, तो इस टाइप की चीज़ें आ जाते हैं। टाइमिंग क्या होता है, ये एंड ऑफ टर्म या यूनिट, टर्म के एंड में या यूनिट के टर्म उसमें होता है। टूल्स क्या होते हैं, पेन पेपर टेस्ट होता है, फाइनल एग्जाम लिया जाता है। गोल क्या होते हैं, टू मेजर हाउ मच हैज़ बिन लर्न फॉर सर्टिफिकेट, इसमें गोल क्या होता है, कितना सीखा गया बच्चों का, इसको मेजर करना। वेटेज क्या होता है, ट्रेडिशनली परंपरागत तौर पे देखा जाए तो 60% इसका वेटेज होता था, अब तो चेंजेस किया जा रहा है, बहुत कुछ चेंज होते जा रहे हैं, जिसमें 2 SA1 होते थे 30% का। तो ये हो गया। की असेसमेंट टूल्स इन डिटेल, की असेसमेंट टूल्स के बारे में देखेंगे, जिसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड आते हैं, पोर्टफोलियो आते हैं, रूब्रिक्स आते हैं, चेक लिस्ट आते हैं, रेटिंग स्केल आते हैं। ये जो है 5 प्रकार की चीज़ें देखेंगे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहीं से हम लोग देख लेते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, ये बच्चों के बिहेवियर के बारे में, उनके जो सिग्निफिकेंट इंसिडेंट है, घटनाएं हैं, चाहे घटना अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, उसके बारे में टीचर द्वारा उनके व्यवहार को नोट करना, एक रिकॉर्ड बनाना, इसको क्या बोला जाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाना। जैसे बच्चा जो है किसी कंपटीशन में स्टेट लेवल पे फर्स्ट आया तो ये हो गया, और मान लो बच्चा जो है किसी का हेल्प किया बिना किसी के बोले, तो वो चीज़ें बिहेवियर को हम लोग नोट करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो बच्चे का कुछ दुर्घटना हो गया, वो 3-4 महीने से स्कूल नहीं आया, इस प्रकार के बिहेवियर को नोट किया जाता है। ये टीचर इसको नोट करते हैं, इसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोला जाता है। अगला होता है पोर्टफोलियो में क्या कहते हैं, बच्चों के जो काम है, बेस्ट वर्क है, जिसमें ड्राइंग हो गया, ऐसे हो गया, टेस्ट हो गया, उनको हम लोग रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, इसमें कलेक्शन किया जाता है, ये भी टीचर के द्वारा ही किया जाता है। तो ये पोर्टफोलियो कहलाता है। इसमें बच्चों का प्रोग्रेस को देखा जाता है कि समय समय पे कैसे कैसे प्रोग्रेस किए। रूब्रिक्स होता है स्कोरिंग गाइड विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कोई भी क्राइटेरिया लेंगे उसमें हम लोग 1 से 5 तक हम लोग उनको
मार्क्स देंगे। जैसे इसमें क्या क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रेडिंग फॉर ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग को ग्रेड करने के लिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं। चेक लिस्ट मतलब समझते हैं, यस और नो टिप का हम लोग चेक करेंगे कि बच्चा जो है ये चीज़ करता है कि नहीं। डिड द स्टूडेंट मेक आई कॉन्टेक्ट, क्या बच्चे आई कॉन्टेक्ट बनाते हैं, तो चेक करेंगे यस, अगर करते हैं तो यस, नहीं करते हैं नो। तो इस टिप का होता है क्विक असेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक बिहेवियर है, कोई विशेष बिहेवियर बच्चों का व्यवहार है, उसके लिए ये चीज़ किया जाता है। रेटिंग स्केल होता है, रेटिंग अ स्किल ऑन अ कंटिन्यूम ऑलवेज समटाइम्स नेवर। तो ऑलवेज समटाइम्स नेवर इस टाइप की चीज़ों का चेक करना, रेट करना क्या कहलाता है, रेटिंग स्केल कहलाता है। इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर, जो व्यवहार है उनकी फ्रीक्वेंसी को नोट किया जाता है। जैसे मान लो बच्चे जो है, एक क्वेश्चन आया कि कल्चरल प्रोग्राम में क्या बच्चे कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेते हैं, बच्चे कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेते हैं। उसमें 3 चीज़ें, अगर हमेशा लेते हैं तो ऑलवेज में टिक करेंगे, कभी कभी लेते हैं तो सम टाइम में, और नहीं कभी नहीं लेते तो नेवर में टिक करेंगे। तो इसको क्या बोला, रेटिंग स्केल बोला जाता है। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया हो। उसी के बारे में डिटेल में दिया गया है। पोर्टफोलियो द बेस्ट वर्क फोल्डर, पोर्टफोलियो जो बेस्ट वर्क का फोल्डर होता है जिसमें कलेक्शन करते हैं बच्चों के काम को। वाई यूज़ इट, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोग्रेसिव ग्रोथ को देखा जाता है, समय समय पे किस प्रकार से विकास हो रहा है बच्चों का, ये चीज़ को नोट किया जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, स्टोरी लॉग होता है जिसमें बच्चों का व्यवहार को हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी के माध्यम से लिखते हैं। मेन चीज़ें जो हैं, रिटर्न नोट बाय द टीचर के द्वारा ही होता है, जिसमें स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट और बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, पॉजिटिव निगेटिव, तो दोनों प्रकार के बिहेवियर को नोट किया जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे राहुल ने क्या किया, एक विजुअली इम्पेयर्ड क्लासमेट का हेल्प किया बिना बोले सीढ़ी चढ़ने में। इस टाइप की चीज़ों को नोट किया जाता है। इसमें क्या एटीट्यूड को हम लोग एसेस करते हैं, उनकी रुचि क्या है, अभिरुचि क्या है, कैसे करते हैं, वैल्यूज़ उनकी मौलिकता क्या है, नैतिकता क्या है। इसके बाद सोशल स्किल, सामाजिक स्किल को हम लोग नोट करते हैं। रूब्रिक्स में स्कोरिंग गाइड होता है, जैसे हम देखिए हम लोग उसमें ग्रेड दिया जाता है 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट इस टिप से। जैसे कि हैंड राइटिंग को हम लोग एग्जांपल पे लेते हैं, हैंड राइटिंग पे हमको इसमें राइटिंग और स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। राइटिंग और स्पीकिंग के लिए रूब्रिक्स को ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे मान लो बच्चे जो हैंड राइटिंग को हम लोग रूब्रिक्स दे रहे हैं, रूब्रिक्स स्कोरिंग गाइड, उसके लिए क्या होगा, 5 पॉइंट दे रहे हैं तो परफेक्टली लेजिबल है, मतलब सुस्पष्ट लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं और बहुत अच्छा स्पेसिंग देते हैं बच्चे। अगर 3 पॉइंट देते हैं हैंड राइटिंग में तो लेजिबल है, मतलब दिखने में अच्छा है, सुस्पष्ट है, लेकिन इनकन्सिस्टेंट स्पेसिंग है। उसका स्पेसिंग जो है बच्चों के बीच में, जो शब्दों के बीच में जो लिखते हैं बच्चे, उसके बीच में जो स्पेस है वो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। 1 पॉइंट दें तो इलिजिबल है, तो उनका राइटिंग जो है गंदा है ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ख़राब है बोल सकते हैं। यूज़ क्या है, मेक सब्जेक्टिव ग्रेडिंग लाइक एसेस और स्पीकिंग, ऐसे और स्पीकिंग का हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेडिंग देते हैं इसके माध्यम से। इसमें राइटिंग और स्पीकिंग को ज़्यादा स्कोर किया जाता है। रेटिंग स्केल वर्सेस चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में जैसे देखें हम लोग यस और नो टिप के होते हैं। डिड द स्टूडेंट ब्रिंग द बुक, क्या बच्चे ने बुक लेके आया, यस है तो यस, नो है तो नो में टिक करेंगे। रेटिंग स्केल और डिग्री फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि कितनी बार, हाउ फ्लुएंट इज़ द स्टूडेंट, कितना फ्लुएंट है बच्चा, अब उसमें फ्लुएंसी में देखेंगे 1 से लेकर 5 तक स्टार देंगे। तो ये हो गया रेटिंग स्केल। अब एन जो है क्या बोलता है, शिफ्ट्स अंडर NAP टू 2020, CC इज़ द बेस सीटेड नाउ इनकॉर्पोरेट NAP टू 2020 कॉन्सेप्ट। तो CC जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, NAP जो है इसी के हिसाब से एग्ज़ाम लेने को बोला जाता है। इसमें 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है NAP के माध्यम से। द रिपोर्ट कार्ड शुड नॉट जस्ट बी टीचर असेसमेंट, रिपोर्ट कार्ड केवल टीचर का असेसमेंट बस का नहीं होना चाहिए। इट मस्ट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट को भी इंक्लूड किया जाए, जो बच्चे खुद से कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए। पीयर असेसमेंट सहपाठी लोग का होना चाहिए, क्लासमेट बच्चे लोग का। टीचर असेसमेंट, टीचर का भी असेसमेंट शामिल होना चाहिए। इसमें क्रिटिकल शिफ्ट फ्रॉम रोड कॉम्पिटेंसी, इसमें जो है रटिफिकेशन से शिफ्ट करना है किसकी ओर, कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, मतलब चुनौतीपूर्ण क्या कर सके, चिंतन कर सके, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आए, उनका जो कॉन्सेप्ट है, संदर्भ है वो भी क्लियर हो जाए, और मेमोराइजेशन को कम करना है। तो ये हम लोग का इवोल्यूटिंग लैंग्वेज स्किल के ऊपर क्वेश्चन थे। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए इसका MCQ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आपके CGTET और CTET के एग्ज़ाम से लिया गया है, शिक्षक भर्ती से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। वाइल्ड इवोल्यूटिंग ऐसे ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट यू वुड गिव मोर मार्क्स टू स्टूडेंट, आप एक हाई स्कूल के बच्चे का ऐसे को इवोल्यूएट कर रहे हैं तो आप किस बच्चे को ज़्यादा मार्क्स देंगे, बोला गया है। हु है गुड हैंड राइटिंग, जिसका हैंड राइटिंग अच्छा होगा। हु है एक्सप्रेस्ड आइडियाज़ इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जिन्होंने अपने आइडियाज़ को अच्छे व्यवस्थित ढंग से पेश किया हो। हुज स्पेलिंग एक्यूरेट, जिसकी स्पेलिंग करेक्ट हो।
हुज पंक्चुएशन इज प्रॉपर, जिसका पंक्चुएशन प्रॉपर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इवोल्यूएटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंक्लूड इवोल्यूएटिंग लैंग्वेज दक्षता का इवोल्यूशन क्या चीज़ को इवोल्यूएट करता है, पूछा गया है। द स्किल्स ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोल पाना। वोकैब एंड ग्रामर ओनली, वोकैब और ग्रामर को बस ग्रामर ओनली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। दक्षता की बात, जब भी प्रोफिशिएंसी मतलब होता है दक्षता, जब भी दक्षता के बारे में बात किया जाएगा तो सभी चीज़ें शामिल हो जाएंगे, सभी स्किल को हमको इवोल्यूएट करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोग्रेस टेस्टिंग। प्रोग्रेस टेस्टिंग में कौन सा चीज़ इंक्लूड नहीं है बोला गया है। तो इसमें क्या है, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन ये भी होता है, असाइनमेंट भी होता है, प्रोजेक्ट होते हैं, इन टर्म एग्जामिनेशन। तो ये क्या हो गया, प्रोग्रेस टेस्टिंग में बार बार जो टेस्ट करें उसके लिए पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट स्किल अमॉन्ग द वंस गिवन बिलो दैट कैन नॉट बी टेस्टेड इन अ फॉर्मल रिटर्न एग्जामिनेशन। कौन सा स्किल है जिसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते फॉर्मल रिटर्न एग्जामिनेशन में। फॉर्मल जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है इसमें किस चीज़ को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या चीज़ है, रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन पर रीड करना। मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, क्या चीज़, शब्द का क्या मीनिंग है और फ्रेज का क्या मीनिंग है। एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, अब प्लेजर के लिए पढ़ेंगे तो हम लोग उसको फॉर्मल राइटिंग एग्जामिनेशन में कैसे हम लोग इवोल्यूएट करेंगे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीनिंग। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, रीडिंग में धारा प्रभाव पढ़ने का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन है। एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट ईज विथ एक्सप्रेशन, ईज के साथ आसानी से पढ़ना और अच्छे एक्सप्रेशन के साथ पढ़ना। बी है एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक, बिना कोई मिस्टेक के टेक्स्ट को पढ़ना। एबिलिटी टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट, टेक्स्ट का मीनिंग निकाल पाना। और डी दिया है एबिलिटी टू रीड विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर, बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के पढ़ पाना। तो हम लोग फ्लुएंसी के बारे में बात करेंगे तो कितना आसानी से पढ़ पा रहे हैं और सही एक्सप्रेशन, पंक्चुएशन वगैरह मार्क्स का यूज़ करते हुए पढ़ पा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, अ टीचर सेलेक्टेड अ टेस्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। एक टीचर जो है न्यूज़पेपर से टेस्ट सेलेक्ट करते हैं जिसमें से ड्रॉप्ड एवरी फिफ्थ वर्ड एंड आस्क्ड हर लर्नर्स टू सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स, व्हाट इज़ अ टेक्स्ट नोन एज। अब उसमें से क्या, एक न्यूज़पेपर से टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और उसमें से क्या कहता है, हर पाँचवा शब्द को हटा दिया जाता है। ऐसे 5 वर्ड लिखा हुआ है, 4 वर्ड लिखा है, 5वां को मिटा दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। जिसमें अब बच्चे को बोल रहे हैं कि इस मिसिंग वर्ड को आप लोग को भरना है, फिल करना है। तो फिल इन द ब्लैंक स्ट्रिप का एक्टिविटी है। तो ये किस चीज़ का किस चीज़ को, किस प्रकार का टेस्ट है, तो ये क्लोज टेस्ट कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। 7 क्वेश्चन है, अ गुड लैंग्वेज टेस्ट इज़ द वन विच, एक अच्छा लैंग्वेज का आकलन कैसे किया जा सकता है। टेस्ट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिमेंबर, बच्चों को याद करने की एबिलिटी को। नॉलेज बेस्ड है, टेक्स्ट बुक बेस्ड है। टेस्ट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू यूज स्किल्स इन रियल लाइफ सिचुएशन, तो रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे स्किल को यूज़ करेंगे, तो इसके बारे में बताते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। 8th क्वेश्चन है, वेन वी वांट टू टेस्ट राइटिंग स्किल्स वी टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। जब हम राइटिंग स्किल का आकलन करते हैं तो क्या चीज़ का हम लोग आकलन करते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, टू प्रेजेंट द मैटर इन वेल ऑर्गेनाइज मैनर, कि मैटर को आप कैसे अच्छे व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। टू पार्टिसिपेट इन स्पोकन डिस्कोर्स, आप स्पोकन डिस्कोर्स में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। अंडरस्टैंड द मेन थॉट, जो मेन थॉट है, जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो बोलना क्या चाहता है उसके बारे में। टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो जो गिवन एक्सट्रैक्ट है वहाँ से कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल पाना। तो इसमें क्या पूछा है, राइटिंग स्किल के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग जो लिखने का चीज़ है, जो मैटर है, उसको हम लोग कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, ये आंसर हो जाएगा ए। 9th क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रिपीट सम वर्ड्स और सेंटेंसेस सेवरल टाइम इट इज कार्ड। जब बच्चे को बोले जाता है कोई वर्ड को या सेंटेंस को बार बार रिपीट करने के लिए, तो क्या कहलाता है, ड्रिलिंग कहलाता है, प्रैक्टिस कराना कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अ गुड इवोल्यूशन सिस्टम, एक अच्छा आकलन का सिस्टम क्या होता है, इस स्ट्रेसफुल, फुल ऑफ एंग्जाइटी, दोनों तो होगा नहीं। टेल्स द स्टूडेंट हु हैव पास्ड एंड हु हैव फेल्ड, कौन पास हो कौन फेल हुआ ये बताना, ते भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट एंड इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फीडबैक प्रोवाइड करना और बच्चों को इम्प्रूव कराने के लिए गाइड करना। अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलवेज एसेस, दक्षता का जो परीक्षण है वो क्या चीज़ के बारे में एसेस करता है, आकलन करता है। द लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट लर्नर्स हैव रीच्ड, किस लेवल में पहुँचे हैं लैंग्वेज के उसको। अगला है द लैंग्वेज दैट स्टूडेंट हैव बीन टॉट, क्या लैंग्वेज सीखे हैं बच्चे, उस चीज़ का आकलन
द मल्टीसेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस, अलग अलग सेंस का यूज़ करके जो सीखते हैं बच्चे, जो भी सीखे हैं उसका टेस्ट करना। द लैंग्वेज ऑफ डेली कन्वर्सेशन, डेली कन्वर्सेशन में लैंग्वेज का कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या हो जाएगा, द लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट लर्नर्स हैव रीच्ड, किस लेवल में पहुँचे हैं बच्चे सुनने लिखने पढ़ने में, तो उसको हम लोग टेस्ट करें। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू, लैंग्वेज का असेसमेंट, लैंग्वेज का आकलन जो है इसमें किस पे आधारित है। मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर, लर्नर के अचीवमेंट को मेजर करना। फाइंड द प्लेस ऑफ लर्नर्स इन देयर क्लास, क्लास में क्या स्थिति उसको पता लगाना। मेजर देयर ओवरऑल और समेटिव अचीवमेंट, समेटिव अचीवमेंट को मेजर करना। मेजर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। 13th क्वेश्चन दिया गया है। ड्यूरिंग अ राइटिंग टास्क टीचर मेक्स द स्टूडेंट सिट इन पेयर, राइटिंग टास्क के टाइम पे टीचर बोलते हैं कि बच्चों को पेयर में बैठे और एक दूसरे को फॉर्मेटिव फीडबैक दे, अपने अपने जो साथी है उनका ड्राफ्ट बनाए। इस स्ट्रेटजी क्या कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल टीचिंग, पीयर रिव्यू, माइंड मैपिंग, डी ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो क्या कहलाएगा 13 का, बी हो जाएगा, पीयर सहपाठी वाला रिव्यू देना। 14 क्वेश्चन दिए गए। असेसमेंट डिजाइन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट जो डिज़ाइन किया जाता है किस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटर एंड इम्प्रूव गाइड करने के लिए बोल सकते हैं, और इम्प्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे। ड्यूरिंग लिखा हुआ है मतलब किसके बारे में बात चल रहे हैं यहाँ पे, फॉर लर्निंग। जैसे कि थ्योरी में हमने देखा है कि जहाँ पे भी ड्यूरिंग लिखा रहेगा वो क्या हो जाएगा, फॉर लर्निंग हो जाएगा। पोर्टफोलियो असेसमेंट एम्स एट, क्या चीज़ को एम करते हैं पोर्टफोलियो का असेसमेंट। पहला ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ लर्निंग बाय लर्नर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज एविडेंस, सबूत के तौर पे जो भी बच्चों का किया हुआ चीज़ें हैं उनका जो बेस्ट वर्क है उसको कलेक्ट करना। तो इसका कलेक्शन करना, एविडेंस का बच्चों का। कलेक्शन ऑफ द मार्क्स को कलेक्शन नहीं करते। कंडक्टिंग रिटर्न एंड ओरल टेस्ट, ये भी इसके बारे में नहीं बोलता है। क्रिएटिंग अ प्रोफाइल ऑफ ईच लर्नर थ्रू अ प्रोग्रेस रिपोर्ट से प्रोफाइल बनाना, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एविडेंस को कलेक्ट करना, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर्पस टू ऑफ असेसमेंट पर्पस, असेसमेंट पर्पस के लिए 16th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू ऑफ असेसमेंट पर्पस, असेसमेंट पर्पस के लिए कौन सा चीज़ें सही है पूछा गया है। टू एसेस द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज एक्वायर्ड बाय लर्नर्स ओवर द पीरियड ऑफ, जो भी स्किल्स दक्षताएं हासिल किए हैं बच्चे, जो भी हुनर हासिल किए हैं एक निश्चित समय में उसको कोशिश करना, तो ये तो आई है आंसर। बी दिया टू इन्फॉर्म द लर्नर्स अबाउट देयर लर्निंग विथ रेफरेंस टू देयर पीयर्स, बच्चों को ये बताना कि आप उनके सहपाठी की अपेक्षा आपने कितना सीखा है, तो बी हो सकता है आंसर। आगे देखते हैं ऑप्शन को। टू इन्फॉर्म लर्नर्स टू कम्पीट विथ अदर्स इन हर क्लासरूम, बाकी लोग के साथ कॉम्पिटिशन करना, तो ये तो नहीं होगा। टू इन्फॉर्म टीचर्स अबाउट द लर्नर्स ग्रामेटिकल फ्लुएंसी एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर में टीचर को इन्फॉर्म करना कि उनके बच्चे कितने ग्रामेटिकल में फ्लुएंसी ले, तो ग्रामर के बारे में भी बात नहीं कहते, तो ये ए और बी सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। 17th क्वेश्चन देखते हैं। अ टेस्ट आइटम ड्रॉप्स एवरी 6th वर्ड, हर 6वें वर्ड को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फिल इन द ब्लैंक छोड़ देते हैं उसके लिए एक पैसेज से, और लर्नर को उसको उसमें सप्लाई द मिसिंग वर्ड, मिसिंग जो वर्ड है उसको सप्लाई करने के लिए बोला जाता है। इस टेस्ट को क्या कहा जाता है, जैसे ऊपर भी देखें और थ्योरी में भी देखे थे, क्लोज टेस्ट बोला जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज टेस्ट। 18th क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सिचुएशन दिया गया है, ये बिक्स और काल्प से है। बिक्स और काल्प के बारे में हम लोग पिछले लेसन में देखे थे। बिक्स का मतलब तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जो छोटे बच्चे जो बिक्स का मतलब होता है जिसमें हम लोग डे टू डे लाइफ में जो भी कन्वर्सेशन करते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, उसको कहा जाता है बिक्स। और जिसमें कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी काल्प होता है, जो बड़े बड़े क्लास में कॉग्निटिव हायर कॉग्निटिव जिसमें रिलेट होता है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग आते हैं, वो हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहला सिचुएशन दिया गया है। सना एंड इरफान डिस्कस देयर प्लान्स फॉर द वीकेंड ओवर द टेलीफोन में बात कर रहे हैं अपने वीकेंड के बारे में। रोहन रीड्स द गिवन टेक्स्ट एंड समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी, रोहन एक टेक्स्ट को पढ़ता है, उसमें फिर सेंट्रल आइडिया को समराइज करता है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, बिक्स हो जाएगा, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, काल्प। तो बिक्स काल्प कहाँ पे दिया है, तो बी सही आंसर हो जाएगा। ये भी वही क्वेश्चन है। सिलर डज द फॉलोइंग लैंग्वेज रिलेटेड एक्टिविटीज, फाइंड विच ऑफ द
ऑफ देम इज बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बिक्स एंड विच वन ऑफ द कॉग्निटिव काल्प है। कौन सा बिक्स है, कौन सा काल्प है पूछा गया है। पहला दिया गया है कन्वर्सिंग विथ हर फ्रेंड्स एंड सोशलाइजिंग विथ हर फ्रेंड्स इन इंग्लिश। कन्वर्स करना और सामाजिकरण करना लैंग्वेज में, तो ये बिक्स का बिक्स हो गया। टेकिंग नोट्स इन हर फिजिक्स क्लासरूम एंड राइटिंग रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। नोट्स बनाना फिजिक्स के क्लास में और एक्सपेरिमेंट के ऊपर रिपोर्ट लिखना, तो ये क्या हो जाएगा, काल्प। तो बिक्स और काल्प कहाँ पे दिया है, ए इस बिक्स, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑर्गेनाइज द 10 सेंटेंसेस प्रोवाइडेड इन द करेक्ट ऑर्डर, दिस सीक्वेंस हेल्प्स। अब यहाँ पे 10 सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस 1 2 ऐसे करके, अब उसको सही ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो ये क्वेश्चन क्या चीज़ के लिए हेल्प करता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस का, हमारा ग्रामर का प्रैक्टिस नहीं होगा, क्रिटिकल रीडिंग भी नहीं होगा, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग को समझने के लिए हेल्प करेगा। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो कि CGTET और CTET था। और भी क्वेश्चन है जिसको मैं PDF में अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी भी क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको 2-3 दिन के अंदर में बाकी सारे टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।